नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमावत एलएलबी पर। आज हम आपको बताएंगे अभिवचन का क्या उद्देश्य है, अभिवचन को कैसे प्रस्तुत किया जाता है और अभिवचन के मूल सिद्धांत कौन-कौन से हैं। अभिवचन के उद्देश्य। अभिवचन का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को मामलों के तथ्यों से अवगत कराना है। अभिवचन है उसका उद्देश्य यह है कि जो पक्षकार होते हैं उनको उनके मामलों के जो तथ्य होते हैं उनसे अवगत कराना होता है। लॉर्ड हॉल्सबरी के अनुसार अभिवचन की चाहे जो पद्धति विद्यमान हो, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पक्ष उन प्रश्नों के प्रति सचेत एवं सावधान हो सके जिन पर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना है एवं अंततः बहस करना है। लॉर्ड हॉल्सबरी के अनुसार अभिवचन चाहे जो भी पद्धति का हो, अभिवचन कैसे भी पद्धति का हो, उसमें विद्यमान हो, चाहे उसमें विद्यमान हो, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रत्येक पक्षकार है, जो जो प्रत्येक पक्ष है, उनके जो प्रश्न होते हैं उनके प्रति सचेत हो जाए और सावधान हो जाए जिन पर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना है और उन पर बहस करनी है। अभिवचन को किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। अभिवचन इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उसमें संशोधन की कम से कम संभावना रहे, क्योंकि कई बार अभिवचनों में संशोधन की अनुमति मिल भी जाती है। अभिवचन सही समय पर सही न्यायालय में एवं सही प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि अभिवचन सही प्रारूप में नहीं है, अर्थात शपथ पत्र से समर्थित नहीं है, तो उसे समुचित तौर पर प्रस्तुत किया जाना या प्रस्तुत किया गया नहीं माना जाए। कि जो अभिवचन होता है उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होना चाहिए। अभिवचन का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें संशोधन कम से कम रहे, क्योंकि कई बार अभिवचन ऐसे होते हैं कि उनमें संशोधन करने की, मतलब उनमें कुछ ना कुछ चेंज करने की अनुमति मिल जाती है। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें अपन कम से कम संशोधन कर सके। और अभिवचन सही समय पर, अभिवचन जो तैयार किया गया है उसको सही समय पर सही न्यायालय में और सही प्रारूप बनाकर उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभिवचन सही प्रारूप में नहीं है, अर्थात शपथ पत्र से समर्पित नहीं है। यदि अभिवचन का प्रारूप सही नहीं है तो उसे समुचित तौर पर प्रस्तुत किया गया नहीं माना जाएगा। अभिवचनों का संक्षिप्त होना। आपको बता दें कि अभिवचन का जो प्रारूप होता है, उसका जो रूप होता है, उसका जो अभिवचन जो होता है वो संक्षिप्त होना अपेक्षित है। यही कारण है कि संशोधन द्वारा अभिवचनों को विस्तृत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। अभिवचनों का संक्षिप्त होना अपेक्षित है। यही कारण है कि संशोधन द्वारा अभिवचनों को विस्तृत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। अभिवचन के मूल सिद्धांत। हम आपको बताएंगे अभिवचन के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। अभिवचन के मुख्यतः दो प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला सामान्यतः सिद्धांत, दूसरा मूलभूत सिद्धांत। अपन मूलभूत सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अभिवचन के मुख्यतः मूलभूत सिद्धांतों अथवा नियमों का उल्लेख मिलता है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, अभिवचन जो होता है वो सिविल प्रक्रिया संहिता में ही तैयार किया जाता है और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अभिवचन के मुख्यतः मूलभूत सिद्धांतों अथवा नियमों का उल्लेख मिलता है। अभिवचन के मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं, उन मूलभूत जो सिद्धांत है वो चार सिद्धांत है। अब हम आपको बताएंगे मूलभूत के कौन से चार सिद्धांत हैं। अभिवचन में केवल घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं।
इस पॉइंट से ही लग रहा है कि अभिवचन जो होता है उसमें केवल घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। जो नियम वगैरह होते हैं उनका उल्लेख नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ जो घटनाओं के जो तथ्य होते हैं उनको ही उल्लेख किया जाना चाहिए। केवल सारभूत तथ्य ही घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। जो सारभूत जो तथ्य होते हैं उनकी घटनाओं का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरा है घटनाओं का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया जाना चाहिए। घटनाओं को बिल्कुल छोटे प्रकार से, लेकिन वह स्पष्ट एवं निश्चित, अनिश्चित नहीं होना चाहिए। उनका उल्लेख जो होता है वो निश्चित होना चाहिए, बड़ा ज़्यादा और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उनका जो उल्लेख होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त में किया जाना चाहिए। घटनाओं को साबित करने वाली साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचन जो होता है उसमें जो साक्ष्य होते हैं उनको उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। जो घटनाओं को जो साबित करते हैं उनके साक्ष्य को उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ घटनाओं को ही उल्लेख किया जाना चाहिए। घटनाओं को साबित करने के लिए साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचन का जो पहला सिद्धांत है या जो पहला नियम है उसके डिटेल के बारे में हम जानेंगे। केवल घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। इसका अर्थ हम जानेंगे। अभिवचन का पहला एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताता है कि केवल तथ्यों पर आधारित घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। विधि का पता लगाने का कार्य न्यायालय का है। पक्षकारों को अभिवचनों में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी बात विधि के अनुरूप अथवा अनुकूल है और कौन सी नहीं। पक्षकारों को तो अभिवचनों में केवल उन्हीं तथ्यों एवं घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए जिन पर वाद या प्रतिरक्षा आधारित हो। केवल, अब यह पहला पॉइंट था, केवल घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं है। अभिवचन का पहला एम या सर्वाधिक सिद्धांत यह बताता है कि केवल जो तथ्य पर आधारित जो घटनाएं होती है उन्हीं का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं है, विधि का नहीं। विधि का पता लगाने जो उनकी जो विधियां होती है, जो घटनाओं की या जो तथ्यों की जो विधियां होती है उनका पता लगाने का कार्य सिर्फ न्यायालय का है। अभिवचन में इसको उल्लेखित नहीं करना चाहिए, विधि को। अभिवचनों में यह बताने की आवश्यकता नहीं है, जो अभिवचन का जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी बात विधि के अनुरूप है या विधि के अनुकूल है या कौन सी नहीं है। पक्षकारों को अभिवचनों में केवल जो पक्षकार होते हैं उनको अभिवचन जो होता है उनमें केवल उन्हीं तथ्यों एवं घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। जो घटनाएं और जो तथ्य होते हैं उन्हीं का उल्लेख करना चाहिए जिन पर वाद या प्रतिरक्षा करनी है, जिनको उनको बहस करनी है या अपनी अपनी रक्षा करनी है, जो उन्हीं पर आधारित हो उन्हीं का ही उल्लेख करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 2 में यह कहा गया है कि प्रत्येक अभिवचन में सूक्ष्म में केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों का कथन रहेगा जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है। वादी को अपने वाद पत्र में सिर्फ उन सारभूत तथ्यों का विवरण देना है जिन पर प्रतिवादी यह जान ले कि उसे किन बातों का सामना करना है। कि प्रत्येक अभिवचन में सूक्ष्म छोटे रूप में केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों का कथन रहेगा। अभिवचन में सूक्ष्म रूप में केवल उन्हीं तथ्यों का कथन रहेगा जिन पर अभिवचन करने वाले जो पक्षकार होते हैं उनको अपने दावे की, मतलब आमने सामने जो दावे होते हैं उनको दाव करने की प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है। जो अपने वाद पत्र में सिर्फ उन्हीं सारभूत तथ्यों का विवरण देना है जिन पर प्रतिवादी ये जान ले कि उन्हें किन बातों का सामना करना है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब यह है कि जो अभिवचन जो होता है उसमें कुछ ऐसे अपवाद भी है जिनमें विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अभिवचनों में विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। न्यायिक सूचना, जैसे न्यायालय को किसी अभिवचन में सूचना देनी है तो उसमें न्यायिक सूचना में विधि का उल्लेख किया जा सकता है।
विधिक आपत्तियाँ, कुछ ऐसी अभिवचन में कुछ विधिक आपत्तियाँ होती है, जैसे प्राण, न्याय, परिसीमा, विबंधन, क्षेत्राधिकार आदि के बारे में आपत्ति होती है, उनमें विधि का उल्लेख किया जा सकता है। विधि के अनुमान, कोई ऐसा अपवाद होता है जिनमें अभिवचन में विधि के अनुमान के लिए विधि का उल्लेख किया जाना जरूरी होता है। अभिवचन का दूसरा नियम या अभिवचन का दूसरा मूलभूत सिद्धांत, केवल सारभूत तथ्य की घटनाओं का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। अभिवचन में जो सारभूत जो तथ्य होते हैं उनकी घटनाओं का, सिर्फ घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। अभिवचन का दूसरा सारभूत नियम यह है कि अभिवचन में केवल सारभूत तथ्यों, मटेरियल फैक्ट्स की घटनाओं का उल्लेख किया जाना है। अभिवचन में अनावश्यक एवं असारभूत तथ्य की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचन जो होता है उसमें केवल जो तथ्य की जो घटनाएं होती है उनके सारभूत जो तथ्य होते हैं, मटेरियल जो फैक्ट्स होते हैं, सिर्फ उनकी घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। अभिवचन में जो अनावश्यक एवं असारभूत, बिना किसी काम के जो तथ्य होते हैं उन तथ्य की घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, सरकार के विरुद्ध मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस दिया जाना। जैसे सरकार के यदि अपन विरुद्ध जाते हैं तो उनके जो सिविल प्रक्रिया संहिता के जो मामले होते हैं उनमें धारा 80 के तहत पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। व्यादेश के मामलों में प्रतिवादी द्वारा अवैध कार्य की बार बार धमकी जाना, यदि कोई व्यादेश के मामलों में प्रतिवादी द्वारा अवैध कार्य करने की बार बार धमकियाँ दे रहा है तो वहाँ उन तथ्यों की घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। वैवाहिक मामलों में पति पत्नी के बीच विधितया विवाह का संपन्न नहीं होना, यदि कोई विवाह के मामले में पति पत्नी के बीच विधि के अनुसार विवाह संपन्न नहीं होता है तो उन तथ्यों को इसमें उल्लेख किया जा सकता है। यह आदि सारभूत तथ्य की घटनाएं हैं जिनका अभिवचन में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अभिवचन का तीसरा नियम या अभिवचन का तीसरा नियम, साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जाना। तथ्यों एवं घटनाओं को जिस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना है उस साक्ष्य का अभिवचन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। जो तथ्य और जो घटनाएं होती है उनके जो साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जिनको जो साक्ष्य के द्वारा जाते हैं उन साक्ष्यों को, सिर्फ साक्ष्यों को अभिवचन में उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचन में सिर्फ तथ्य एवं घटनाएं ही उल्लेखित होती है, साक्ष्य उल्लेखित नहीं होती है। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध किए जाने वाले तथ्य और तथ्यों का साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है। सिद्ध किए जाने वाले तथ्य, ऐसे तथ्य जिन्हें सिद्ध किया जा सके, या ऐसे तथ्यों का साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है। जिन सारभूत तथ्यों पर पक्षकार का मामला निर्भर करता है उन्हें सिद्ध किए जाने वाले तथ्य कहा जाता है। जो सारभूत जो तथ्य होते हैं उनमें पक्षकार का मामला निर्भर करता है, जो पक्षकार होते हैं उनके मामले निर्भर करता है। उन्हें सिद्ध किए जाने वाले तथ्य कहा जाता है और उनका अभिवचन में अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके विपरीत जिस साक्ष्य द्वारा इन तथ्यों का साबित किया जाना है उनका अभिवचन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। जो साक्ष्य होते हैं या जिस साक्ष्य द्वारा जिन तथ्यों को साबित किया जा सके उनका अभिवचन में उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह अभिवचन का तीसरा सिद्धांत कहलाता है। आगे बताते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 के आदेश 6 नियम 2 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है, अभिवचन करने वाला पक्षकार जिन सारभूत तथ्यों का अपने दावे
अपनी प्रतिरक्षा के लिए सहारा लेता है। अभिवचन में उन तथ्यों का, न कि उन साक्ष्य का जिनके द्वारा इन्हें सिद्ध किया जाना है, उल्लेख करेगा। सिर्फ वह तथ्यों का ही उल्लेख करेगा जो उन तथ्यों को साबित करने वाले जो साक्ष्य होते हैं, उन तथ्यों को साबित करने वाले जो तथ्य होते हैं, वो साक्ष्य साबित जो तथ्य होते हैं वो साक्ष्यों को उल्लेखित नहीं करना चाहिए। अभिवचन का चौथा सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण नियम है अभिवचन का। घटनाओं का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया जाना। घटनाओं का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया जाना। इस पॉइंट से ही यह ज्ञात हो रहा है कि अभिवचन की जो घटनाएं होती हैं उनका संक्षिप्त किंतु स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया जाना चाहिए। घटनाओं एवं तथ्यों का अभिवचन में बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया जाना वांछनीय नहीं है। जितना हो सके तथ्यों एवं घटनाओं को संक्षेप में दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तथ्यों एवं घटनाओं का उल्लेख इतना संक्षिप्त में किया जाए जिससे उसका महत्व भी समाप्त हो जाए। अभिवचन का यह नियम यह बतलाता है कि तथ्यों एवं घटनाओं में इस प्रकार का उल्लेख किया जाए ताकि कोई आवश्यक बात छूट नहीं जाए और अनावश्यक बातों का समावेश नहीं हो जाए।